प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल i+ लर्निंग में। मेरा नाम है ध्रुव राय। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश और ध्वनि, यानी कि लाइट एंड साउंड। नया चैप्टर है ये। काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो ये कोर्स चल रहा है, ये केवल जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर ये हमारा कोर्स चल रहा है। तो प्रकाश और ध्वनि से जितने भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं रेलवे में, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए हम वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। जो प्रकाश हमारा होता है लाइट, उसके लिए कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा गलत है। पहला जो कथन दिया गया है वो है, यह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से तीव्र होती है। अगर इसका हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जब बिजली चमकती है आसमान में, जब बादल टकराते हैं आपस में, तो जो बिजली चमकती है तो बिजली की जो चमक होती है वो हमें पहले सुनाई देती है, लेकिन जो बादल टकराते हैं उसकी जो आवाज़ होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है हमें, लेकिन जो गरज होती है बादलों की वो बाद में सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तेज होती है। तो ये ऑप्शन क्या है, ये सही है। तो हमें बताना है गलत ऑप्शन क्या है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है, वह निर्वात में से गुजर सकता है। प्रकाश जो है वो निर्वात में से गुजर सकता है, एकदम सही है ये भी। क्योंकि जो सूर्य होता है, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुँचता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, तब भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। आपने कल की क्लास देखी होगी अगर, तो वहाँ हमने बात की थी, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि चंद्रमा पर अगर विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी तक कब सुनाई देगी। तो ऑप्शन में उसमें नहीं था कि चंद्रमा पर अगर विस्फोट होगा तो ध्वनि जो है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती, इसका मतलब क्या है कि अगर विस्फोट होता है चंद्रमा पर तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ से आपका क्लियर हो रहा होगा कि ध्वनि जो है वो निर्वात से नहीं गुजर पाती है, लेकिन प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता ही है पृथ्वी पर। तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। हमें बताना है गलत। तीसरा इसमें दिया हुआ है, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, एकदम सही है, क्योंकि हमें बताना है गलत। तो प्रकाश निर्वात में से नहीं गुजर सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात से भी गुजर सकता है। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, अधिकतम चाल होती है प्रकाश की निर्वात में। और वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका रीज़न है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। ये भी प्रकाश के अपवर्तन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा कि जो मछुआरा होगा उसको मछली के नीचे ध्यान लगाना होगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली जो वास्तविक उसकी जो स्थिति है उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसलिए अगर मछुआरे को मछली मारना है तो उसके नीचे ध्यान लगाना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, RRB भोपाल में पूछा गया है ये। फिर अपवर्तन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है। तो इसका कारण भी क्या है, अपवर्तन है। देखिए, अगर अपवर्तन निकालना है हमें तो उसका एक सूत्र होता है अपवर्तन का। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं, तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए। अपवर्तन बराबर होता है वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई।
अगर हमें वास्तविक गहराई किसी चीज़ की और आभासी गहराई दी हुई है तो हम उसका अपवर्तन निकाल सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है आरआरबी चेन्नई में, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है और वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दी हुई है। वास्तविक गहराई दी हुई है 20 सेंटीमीटर और आभासी गहराई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है अपवर्तन 1.33, ये इसका आ गया अपवर्तन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आया हुआ है ये क्वेश्चन रेलवे में, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये अगर याद है तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया है जो हम बात कर चुके हैं अभी जस्ट। क्वेश्चन क्या है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि। ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। तो अभी हमने बात की जब बिजली चमकती है तो उसकी जो चमक होती है वो पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ बाद में आती है। तो यही कारण है कि प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है बिजली चमकने का, और उसकी जो ध्वनि होती है वो बाद में सुनाई देती है। तो यहाँ से आप कर लेंगे, इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक उत्तल दर्पण, यानी कि एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। ये क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का मतलब है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जो उत्तल दर्पण होता है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और इसका मेन क्या है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार कि गाड़ी में जो चालक के साइड में कांच होता है उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कई बार पूछा गया है वो है लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन रहा है, वो भी कई बार पूछा गया है, लेंस की क्षमता किस में नापते हैं। तो लेंस की क्षमता आपको याद रखना है, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। तो एक फॉर्मूला होगा, अगर आपको फोकस डायोप्टर दिया हुआ है, फोकस दूरी निकालना है, या फोकस दूरी दी हुई है, आपको लेंस की क्षमता निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लेंस की क्षमता, जिसको डायोप्टर में नापा जाता है। इसको हम डी भी कह सकते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, 1 फोकस दूरी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोकस दूरी होता है एफ में और ये मीटर में होती है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको एक बार देखना है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी इसी पर बेस है। क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता उन्होंने दी हुई है -2D और फोकस दूरी पूछी है। तो -2 लेंस की क्षमता दी हुई है, डायोप्टर में फोकस दूरी निकालना है, तो एफ हमें निकालना है। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, ये आएगा माइनस में। तो फोकस दूरी आ गई है माइनस में 1/2, क्योंकि ये मीटर में निकाली जाती है तो ये भी क्या आएगी, मीटर में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो इसका आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। इसको लिख देता हूँ मैं, हाइपरमेट्रोपिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष यही होता है जिसमें हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, वही होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से लगा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी भोपाल, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी कोलकाता। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, जो अभी हमने बात की है, किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। उत्तल
उत्तल लेंस से जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको ठीक किया जा सकता है। और दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें हमें पास की यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, यहीं से अगर हम देखें तो जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें हमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, तो निकट दृष्टि दोष के लिए इसके लिए हम यूज करते हैं अवतल दर्पण। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से आरआरबी गुवाहाटी में यही क्वेश्चन पूछा गया है सेम। यदि एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को अपनी आंख से स्पष्ट नहीं देख पाता है तो किस रोग से पीड़ित है? इसमें इन्होंने दिया है दीर्घ दृष्टि, मतलब दीर्घ दृष्टि भी वही है, दूरदृष्टि दोष, दीर्घ दे दिया है दूर की जगह। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, कई बार चेंज कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? दीर्घ दृष्टि। फिर एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, वो है कि दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो आपको इतना याद रखना है कि अगर एक स्वस्थ मनुष्य, उसकी आंखें स्वस्थ हैं, तो उसकी जो दूरी होगी स्वस्थ आंखों के लिए वो होगी 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर आदमी स्पष्ट देख पा रहा है तो उसकी आंखें क्या हैं? स्वस्थ हैं। इसी को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए हैं, 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी अहमदाबाद में, रांची में, मुंबई में, महेंद्रू घाट में, इलाहाबाद में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे लगा हुआ क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए। तो बता चुके हैं पहले ही आपको, अवतल दर्पण का यूज़ करेगा। तो इसको मायोपिया बोलते हैं। एक बताना भूल गया हूँ आपको, जो निकट दृष्टि दोष होता है इससे पीड़ित व्यक्ति को मायोपिया भी बोलते हैं। कई बार मायोपिया लिखा आ सकता है, निकट दृष्टि दोष की जगह मायोपिया, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो ये दो नाम याद रखना है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। कई बार इसकी जगह ये लिखा आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए आवश्यक दर्पण की कितनी न्यूनतम लंबाई होगी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आरआरबी अहमदाबाद, बेंगलोर में। क्वेश्चन क्या है कि 1.5 मीटर का एक व्यक्ति है और उसको अपनी लंबाई देखना है, दर्पण में संपूर्ण लंबाई देखना है, तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सीधा कई बार इस तरह पूछ लेते हैं कि अगर व्यक्ति का कोई वस्तु है उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई होना चाहिए उस वस्तु की आधी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यही एक व्यक्ति है, अगर इसकी लंबाई मान के चलिए 1.5 मीटर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर इस व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई की आधी जरूर होनी चाहिए, तभी वो पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। तो जो दर्पण की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति, अगर इसको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसकी आधी, यानी कि हाफ, 0.75 मीटर। तो इतने मीटर का अगर दर्पण है, 0.75 मीटर का दर्पण अगर है, तो व्यक्ति अपनी पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? दो क्वेश्चन है, एक पूछा गया, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किसी दर्पण में अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस दर्पण की जो लंबाई होती है वो उस वस्तु की आधी होनी चाहिए। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो आपको याद रखना है, दो समानांतर दर्पण है अगर, उनके बीच में अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। इसका आंसर होगा अनंत, कोई गिनती नहीं है। दो समानांतर दर्पणों के बीच में अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। ये पूछा गया है कि दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, यदि
एक वस्तु को इनके बीच में रख दिया जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो शीशे हैं ऐसे, इनको इनके बीच में एक वस्तु रख दी गई है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे इस वस्तु के? तो इसका आंसर भी क्या होगा? अनंत। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन यही है। एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप देखना चाहें, अगर प्रतिबिंब निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1, ये एक फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा -1 प्रतिबिंब निकालने के लिए। तो अगर दो समानांतर दर्पण है तो उनके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। तो 360 डिग्री के नीचे हम 0 से डिवाइड करेंगे और -1। आपको जानते होंगे अगर 0 से डिवाइड किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? अनंत आता है। तो इसी वजह से जो प्रतिबिंब की संख्या होगी दो समानांतर दर्पणों के बीच में तो वो होगी अनंत। ठीक है, हो सकता है कई बार जो फॉर्मूला ही पूछ लें, इसलिए आपको मैंने डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कई बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। ऑप्शन में है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, ए और बी दोनों से। तो प्रकाश संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से। तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, प्रकाश जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रकाश, ऑप्शन में जो भी दे रखा है सीन, तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति निकाली। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति की गणना की थी और मैक्सवेल ने यह पाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो भी हमने देखा था यही क्या है? यही है प्रकाश की गति। तो मैक्सवेल ने पाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी आधार पर उन्होंने कहा प्रकाश की गति भी यही है, तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें हुई। तो ये अगर आप याद रखेंगे क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, प्रकाश की चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल आप जानते हैं मीटर पर सेकंड में क्या होती है? मीटर पर सेकंड में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब उन्होंने क्या कहा है? किलोमीटर पर आवर। इसमें पूछी है तो जरूरी नहीं है आपसे केवल मीटर पर सेकंड में ही पूछी है। अगर उन्होंने ऐसे पूछ लिया तो इसको आपको चेंज भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज करना होगा 3 × 10⁸ ये मीटर पर सेकंड में है, तो हमें इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो अगर हम इसको पहले मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितना होता है? 1000 किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 का इसमें डिवाइड करेंगे। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता तो क्या करते हैं? हम 1000 का इंटू करते हैं, लेकिन हमें मीटर को किलोमीटर करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3 0 यहाँ से हटाएंगे तो इसमें क्या होगा? 3 0 कम हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 3 × 10⁻, 3 0 कम होंगे तो बचेगा 5 किलोमीटर। लेकिन अभी ये हमने चेंज नहीं किया, ये क्या है? अभी सेकंड में ही है, किलोमीटर पर सेकंड। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अभी क्या होगा? किलोमीटर पर सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये भी सेम ऐसे ही होगा क्योंकि सेकंड में है और घंटे में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। लेकिन पहले से ये डिवाइड में ही है तो इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्टली अगर करना है तो सीधा यहाँ पे हम इंटू कर देंगे, क्योंकि 1/60 × 60 होगा चेंज करने के लिए सेकंड से आवर में। सॉरी, यहाँ पे आवर होगा, सेकंड से आवर में। लेकिन ये पहले से ही डिवाइड में है तो ये क्या होगा? ऊपर आ जाएगा और इंटू में हो जाएगा। अब ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू मैं किलोमीटर पर सेकंड में निकाली थी, हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो अब ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा
2 जीरो हैं तो 2 जीरो फिर बढ़ जाएंगे, 3 इंटू 10⁻7 हो जाएगा इंटू 36। हमने केवल 2 जीरो हटाए हैं और इसकी जो हमने पावर है वो 2 बढ़ा दी है। अब क्या आएगा 108 इंटू 10⁻7 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया चेंज। तो आप चाहें तो इसको वैल्यू को याद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार चेंज करना कहाँ तक करेंगे। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर पूछा जाए तो 108 इंटू 10⁻7 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और कहाँ पर है ये? निर्वात में, जहाँ कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर में? पहले हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये 3 जीरो हटाने के लिए 3 पावर कम होंगी, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन हमें क्या करना है, सेकंड को भी हमें और में चेंज करना है, तो 60 इंटू 60 का हमने इसमें इंटू कर दिया। तो 2 जीरो यहाँ से इसमें बढ़ जाएंगे, तो 7 हो गया ये, प्लस इंटू में 6 में 36। तो ये इसका आ गया आंसर। आप चाहें तो डायरेक्टली ये वैल्यू याद कर सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा? तो अभी हमने बात की प्रकाश की गति के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में माध्यम उपस्थित नहीं है, निर्वात है, तब भी प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। तो प्रकाश की गति के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रकाश का वेग निर्भर नहीं करता है ताप पर। प्रकाश का वेग जो टेम्परेचर है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रकाश का वेग क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगर ताप बढ़ा दे, घटा दे, कुछ भी करें, लेकिन प्रकाश का वेग क्या है? वो अपरिवर्तित ही रहेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चन बचे रह गए हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे, और कल की क्लास में हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू।